सर मेरा सवाल जो था वो जैसे हम नहीं फिक्स कर पाते सिम्बायोटिक रेमेडी और फॉलोवेल रेमेडी में, क्योंकि सिम्बायोटिक रेमेडी एक बार फिर अंकिता जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एक बार फिर रिपीट कीजिए। सर सिम्बायोटिक रेमेडी और फॉलोवेल रेमेडी में मतलब क्या डिफरेंसेस होंगे और कैसे हम मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, इसको थोड़ा बता दीजिएगा सर। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अपने सिम्बायोटिक रेमेडी और फॉलोवेल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये पूछना चाह रहे हैं ना। देखिए, सिम्बायोटिक का मतलब होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि एक साथ में, है ना, एक साथ में रहना, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। दो आदमी अगर साथ साथ रहते हैं तो उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। और फॉलोवेल होता है एक के बाद में दूसरा। तो सिम्बायोसिस का मतलब है साथ साथ। देखिए, हम लोग जब कभी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उस समय में, जैसे एक्यूट कंडीशन में, खास करके एक्यूट कंडीशन में ऐसा होता है कि थोड़ी सी गलती होती है और गलती होती है तो उसमें हम लोग पहली दवा दिए और बिना इंतजार किए हुए दूसरी दवा दे देते हैं, है ना। तो पहला दवा काम करता ही रहता है और दूसरा दवा जो है तो फिर से आपने दे दिया। तो जब आपने पहला दवा जब काम कर ही रहा है उस समय में जब आप दूसरी दवा को दे देंगे तो क्या होगा, दो दवा एक साथ में हो जाएगा, है ना। जब दो दवा से हो जाएगा तो इसलिए कहा गया है कि जब दो दवा एक साथ में है तो दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि नहीं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं, दोनों साथ साथ रह सकते हैं कि नहीं। हम लोग होम्योपैथी में सिम्बायोटिक रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से हो जाता है, ठीक है ना। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से हो जाता है, पहली बात। दूसरा, आपने ये बाउल सिंड्रोम, बाउल नोसोट्स का नाम सुना होगा। बाउल नोसोट्स मेडिसिन के विषय में जानकारी है आप लोगों को। हम लोगों के होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी बनी हैं जो कि बाउल फ्लोरा में, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम में जितने भी जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो आपको फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, वो उनको हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट न हो जाए इसका दिमाग में हम लोग को ध्यान में रखना रहता है। इसलिए सिम्बायोटिक मेडिसिन का ये मतलब होता है द मेडिसिन which are compatible, which are not harming to the other system of the body, not harming to the other flora of the body। अगर आपने दवा दिया और आपका ये जैसे एलोपैथी में दवा देते हैं आपको इसके लिए, लैट्रिन को साफ करने के लिए, या एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, बायो को ख़त्म करना, है ना। एंटीबायोटिक का ही मतलब हो जाता है कि वहाँ पर जो जीवित जीव हैं उसको मार देना। तो आपके अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो वो उसका सिम्बायोटिक इफेक्ट नहीं होता है, वो साथ साथ नहीं होता, वो तो मारने के लिए जाता है। इसीलिए होम्योपैथी में जब हम लोग दवा का चुनाव करते हैं तो एक सिम्बायोसिस मेडिसिन का चुनाव करते हैं, यानी कि उसके दूसरे सिस्टम को हार्म ना करे, कंपैटिबल मेडिसिन हो, इसको हम लोग सिम्बायोसिस मेडिसिन कहते हैं, ठीक है ना। और ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर आधारित होता है। जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स दवा चुनेंगे तो वेल सिलेक्टेड मेडिसिन होगा, वह सिम्बायोटिक मेडिसिन होगा। वेल सिलेक्टेड मेडिसिन का मतलब होता है मेडिसिन विच इज based on the totality of the symptoms, on the portrait of the whole individual, a man who is suffering from the disease as well as who is a healthy, है ना। वो बीमार भी है और बीमार नहीं भी है, तो ऐसे आदमी को हम लोग बीमार बोलते हैं, है ना। एक आदमी, स्वस्थ आदमी के अंदर में बीमारी है तो उसको हम लोग जब दवा देते हैं और हमारे टोटली उस आधार पर जब हम दवा का सिलेक्शन करते हैं तो वह मेडिसिन जो है तो हमारा सिम्बायोटिक मेडिसिन होता है। अब ये एक बात हो गया। अब क्रॉनिक पेशेंट है और वहाँ पर जब हमने दवा सेलेक्ट कर लिया और दवा काम करने के बाद में नहीं काम कर रहा, या एक काम हो सकता है नहीं काम कर रहा, दूसरा ये हो सकता है कि आपने दवा जो है तो गलत चुनाव कर लिया, है ना। तो
दवा काम नहीं कर रहा है, दवा गलत चुनाव कर लिया। तो जब दवा गलत चुनाव कर लिया तो उस समय में आपको कौन सी दवा सेलेक्ट करनी पड़ेगी? उसमें ऐसा दवा सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि पहली दवा जो आपने दिया है आप उसको काटना चाह रहे हैं और उसका साथ वहाँ पर अभी है ना, वो अभी इफेक्ट कर रहा है और आप उसका दवा को एंटीडोट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर आपको एक ऐसा मेडिसिन का चुनाव करना होता है जो कि एंटीडोट भी हो और वहाँ पर उसका फॉलो वेल भी करे। अगर उससे कुछ लाभ हुआ है तो उसको रहने दे और जो उससे नुकसान हुआ है उसको काट दे। तो ऐसे मेडिसिन जो कि जो दिया जा सकता है बिना नुकसान पहुँचाए हुए उसको हम लोग फॉलोअर मेडिसिन। फॉलोअर मेडिसिन और सिम्बायोटिक का नेचर करीब करीब एक होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि फॉलोअर जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वह बाद में सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है। सिम्बायोटिक मेडिसिन सिचुएशन क्रिएट होता है, बॉडी के अंदर में जो सिचुएशन पैदा होता है उस पैदा होने के हिसाब से हम लोग को जो सिचुएशन होता है उसको हम लोग सिम्बायोटिक मेडिसिन कहते हैं। सिम्बायोटिक मेडिसिन ऑन द सिचुएशन एंड फॉलोअर मेडिसिन which has to be given afterward, बाद में देना है उसको हम लोग फॉलोअर मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यू गॉट माई एग्जाम्पल? हाँ, और कोई क्लैरिफिकेशन? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सेक्टोरल रिलेशन जो आप बताए थे कौन सा? मतलब कि अलग सेक्टोरल रिलेशन। कौन रिलेशन? सेक्टोरियल रिलेशन। हाँ, मेरे को लिख के बताइए, कोई आपका मैसेज कीजिए। सेक्टोरियल रिलेशन सर कल आप बताए थे जो। हाँ, क्या बताए थे? सेक्टोरियल रिलेशन में आप बताए थे कि पार्ट या ऑर्डर। ओह अच्छा, सेक्टोरियल। हाँ ठीक है, सेक्टोरियल रिलेशनशिप। सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर वर्ड। जैसे आप बताए। हाँ, मैं समझ गया सेक्टोरियल। और ऑर्गन से देते हैं तो मतलब जैसे माइंड के हुआ तो माइंड के लिए अलग मेडिसिन, और अगर मान लीजिए कि माइंड भी है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है तो ये दोनों पे अगर एक मेडिसिन अगर वर्क करता है तो एक मेडिसिन देंगे, अगर अलग अलग देता है तो अलग अलग देंगे या फिर एक। हाँ, बहुत अच्छा आप सवाल कर रही है। सेक्टोरियल मेडिसिन का मतलब है, देखिए डॉक्टर बॉर्निगसेंस ने जब रेमेडी रिलेशनशिप का खोज किया, जब वो रेमेडी का रिलेशनशिप जब देख रहे थे तो एक बात तो दिमाग में रखना पड़ेगा, दो दवा जब दो दवा दी जा रही है तो दोनों दवा अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। तो अलग अलग है, चाहे कितना भी समानता हो वह एक नहीं हो सकता है ना। दो मेडिसिन एक कभी हो ही नहीं सकता, पहली बात, ठीक है ना। जब एक नहीं हो सकता है तो वहाँ पर किस पॉइंट पर उसका जैसे मेंटल रीजन मिल रहा है, हेड रीजन मिल रहा है, ये आपका आई का सेक्टर पर पूरा बॉडी का सेक्टर मिला, कौन सा सेक्टर जो है सो आपको नहीं मिल रहा, नहीं मैच कर रहा है ना। तो वो सेक्टोरियल रिलेशनशिप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हाँ सर कि सेक्टोरियल रिलेशंस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि उसका रिलेशनशिप कहाँ पर है। लेकिन जो आपने सवाल किया, अगर माइंड में मिल रहा है, फिजिकल में नहीं मिल रहा है, ये आपको खाली सिलेक्शन के प्रोसेस को मदद कर रहा है। सेक्टोरियल रिलेशनशिप आपको ये सिलेक्शन के प्रोसेस को मदद कर रहा है, यह दवा को देने की बात नहीं आती है, यहाँ एप्लीकेशन पार्ट नहीं है। सेक्टोरियल रिलेशनशिप आपका जब मालूम होता है तो आपको देखना पड़ता है कि पेशेंट का जो है किस सेक्टर में ज़्यादा हमको डोमिनेशन देना है। जब टोटलिटी ड्रॉ करना है तो किस सेक्टर को ध्यान में रख करके हम टोटलिटी बना रहे हैं, है ना। माइंड को ज़्यादा, अब जैसे आपने कितने टाइप ऑफ द डिजीज पढ़ा, वन साइडेड डिजीज पढ़ा है ना, वन साइडेड डिजीज, लोकल मेलेडीज पढ़ा है ना। तो लोकल मेलेडीज में क्या होता है, किसी एक जगह पर कोई ऑर्गन में या कोई पार्ट में बीमारी होता है। जब ऑर्गन और पार्ट में होता है तो हमको ज़्यादा इम्फेसाइज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि गैस्ट्रिक रीजन में है तो गैस्ट्रिक एक सेक्टर है, और उससे रिलेटेड जितने मेडिसिन हैं वो सब का कंपैरिजन करके हम लोग वहाँ से एक दवा का चुनाव करते हैं। ये आपका
लोकल मेलेडीज के लिए करेंगे। वन साइडेड डिजीज की बात जब करते हैं तो ये मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल और वन प्लेन ऑफ द बॉडी, ऑन वन प्लेन ऑफ द बॉडी। तो किस प्लेन में है ये रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। जैसे आप नेट्रम म्यूरिटिकम और सिपिया को देखिए, तो नेट्रम म्यूरिटिकम का रिलेशन, नेट्रम म्यूर क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सिपिया क्या है, सिपिया में फास्फोरस का डोमिनेशन है ना। सिपिया चूंकि ये मछली है, इसमें फास्फोरस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सिपिया जो है सो एक डिप्रेस्ड फास्फोरस है। सिपिया को हम लोग कहते हैं डिप्रेस्ड फास्फोरस, और नेट्रम म्यूरिटिकम भी एक डिप्रेस्ड पेशेंट है। लेकिन नेट्रम म्यूर का डिप्रेशन जो है सो आपका एक एग्रेसिव नहीं है, साइलेंट है, और सिपिया जो डिप्रेस्ड है वह एक काफ़ी अलग तरह का ये हो जाता है। नेट्रम म्यूरिटिकम में एक चेंजेज फीलिंग्स आ जाता है, सिपिया में विड्रॉल सेंसेशन आ जाता है ना। तो अब जब हम यहाँ पर मेंटल सेक्टर में दोनों को जो कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इस आधार पर मान लीजिए कि आपने रिपोर्टरी में यूज किया, दवा सिलेक्ट करने के लिए करने जा रहे हैं, तो आपके सामने में दो दवा साथ साथ में है ना। दो दवा इतने समानांतर आ गए हैं कि जो दोनों का हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे इस रोगी का कौन सा भाग ज़्यादा डोमिनेशन है। अगर मेंटल भाग डोमिनेशन है तो मेंटल के साथ में कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमको सिपिया और नेट्रम्यूर में डिफ्रेंशिएट करना है, पल्सेटला और नेट्रम्यूर के में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको कंपेयर करने के लिए आपको ये सेक्टोरियल रिलेशनशिप जो है, डॉक्टर बॉनिगसन बहुत क्लियर थे। उनका कहना था कि रिलेशनशिप का ध्यान इसलिए रखा जाता है जो कि उसका दो फायदा है। एक फायदा यह है कि पेशेंट जो है सो पेशेंट के लिए हम दवा का सिलेक्शन प्रॉपर हो जाए। दूसरा, जब दवा हम दे देते हैं तो देने के बाद में उसके जो उसको काम करने के लिए अच्छा वातावरण मिले। अच्छा वातावरण मिला, दवा को अगर काम करने के लिए वातावरण नहीं मिला, अगर कोई इंटरफेरेंस हो गया, जो आप दूसरी दवा दे करके इंटरफेरेंस कर देते हैं, तो उसको हम लोग सेक्टोरियल वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, रोगी के लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए सेक्टोरियल रिलेशनशिप फॉर इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द सिम्टम्स, पहला बात। दूसरा, फॉर द फॉलो अप ऑफ द सिम्टम्स, सो दैट मान लीजिए कि आपने पेशेंट को जनरल सिम्टम्स, जनरल प्लेन पर टोटलिटी किया, बाद में जब आप इलाज कर रहे हैं उस समय में क्या होता है कि इलाज करने के दौरान में पेशेंट के साथ में एक एक्यूट कंडीशंस क्रिएट होता है। अब एक्यूट कंडीशन क्या क्रिएट हो गया, उसको डायरिया होने लगा, बहुत ज़्यादा, इतना डायरिया होने लगा कि टॉलरेबल नहीं है। तो ये रीजन कहाँ चला गया, एक लोकलाइज हो गया है ना। एक्यूट कंडीशन हमेशा एक लोकलाइज हो रहा है। जब लोकलाइज हो रहा है तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने दवा दे दिया, ये नेट्रम म्यूरिटिकम दे दिया, अब लोकलाइज हो गया गैस्ट्रिक में, तो नेट्रम म्यूरिटिकम का जो लोकल मेडिसिन कौन सा कहलाएगा, आर्सेनिक कहलाएगा वहाँ का। वो आर्सेनिक वहाँ पर हम दे करके नेट्रम्यूर के काम को, नेट्रम्यूर को भी बाधा नहीं पहुँचा रहा है और आपके इसको भी नहीं करा। तो यही सेक्टोरियल रिलेशनशिप का हमारा मतलब होता है। इससे हम लोग रोगी को इंटरकरेंट मेडिसिन देने होते हैं। बीच बीच में अगर कोई अवस्था पैदा हो जाता है, मान लीजिए कोई पेशेंट आप इलाज कर रहे हो, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आँख मूंद करके अर्निका दोगे? नहीं, अर्निका नहीं देंगे। वहाँ पर हम लोग सेक्टोरियल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इंजुरी मेडिसिन का कौन सा मेडिसिन जो है तो इस पेशेंट के किस भाग में चोट लगा है ना, इसके हेड में चोट लगा, पैर में चोट लगा, और उसके साथ में यह सेक्टोरियल रिलेशनशिप है कि नहीं है, उसको देख करके हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंजुरी मेडिसिन होता है, लोग आँख मूंद करके अर्निका, ये अर्निका सेक्टोरियल मेडिसिन, अगर इस तरह से दवा चुनते हैं तो ये सेक्टोरियल मेडिसिन नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन दवा को जब आप कहाँ पर चोट लगा, अब देखिए रिपर्टरी में जाइए, मेडिका में जाइए, तो हेड इंजुरी के लिए एक अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, बोन इंजुरी के लिए अलग इंजुरी है, स्टम्प न्यूरेल्जिया के लिए अलग है, सॉफ्ट पार्ट में जो दवा, सॉफ्ट पार्ट में जो इंजुरी होती है तो वहाँ पर अलग दवा आता है, बेलिस पर है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो आप आँख मूंद करके अर्निका क्यों देंगे, ठीक है ना। ये सेक्टोरियल रिलेशनशिप का बॉडी के साथ में किस सेक्टर से रिलेटेड कौन सी दवा है उसको जानने के लिए सेक्टोरियल रिलेशनशिप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर एडमिट कर दी सर। हेलो,
हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं पूछना था कि सर फॉलोवेल में आप बताया कि इट डजंट मैटर कि आप प्रीवियस मेडिसिन जो हम लोग प्रिस्क्राइब किया है वो कितना एक्ट किया है। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर करिए रागिनी जी, आवाज़ क्लियर करिए। रचना ना, रचना भारती ना। हाँ, आप थोड़ा सा आवाज़ को क्लियर कीजिए, आवाज़ को क्लियर कीजिए। हाँ हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि फॉलोवेल में आपने बताया था ना कि डजंट मैटर वेदर प्रीवियस मेडिसिन कितना एक्शन किया है अपना या नहीं किया है। हम लोग फिर से नया केस टेकिंग लेते हैं और उसके बाद फिर से नया सिलेक्शन करते हैं और फिर ये देखते हैं कि पहले मेडिसिन के साथ भी फॉलोवेल अच्छा से हो रहा है या नहीं, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। बस ये देखना होता है कि वो निकल ना हो। तो सर इसमें ये क्वेश्चन है कि सर व्हाट इफ कि अगर जो नया टोटलिटी ऑफ नया सिलेक्शन नया मेडिसिन हम लोग जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे जो नया मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे वो अगर फॉलोवेल ना हुआ तो हम लोग वहाँ पे एंटीडोट करके भी तो वो दे सकते हैं ना मेडिसिन, अगर प्रीवियस एक्शन से कोई लेना देना नहीं है दूसरे मेडिसिन का तो। हाँ बिल्कुल, अगर दवा देखिए आपने कई बात को मिक्स कर दिया है। आपने दवा एक चुनाव किया, आपने एक दवा का चुनाव किया, ठीक है। दवा का चुनाव करने के बाद में आपको लगा कि हमने जो दवा चुना था वह गलत है, ठीक है ना, गलती होने का संभावना आपको लगा और आपने कुछ दिन इंतजार करने के बाद में देखा कि मेरी से गलती हो गई, ठीक है। जब गलती का जब आपको एहसास हो गया तब आपने दवा को चुनने के लिए आपने फिर से केस को एनालिसिस किया और केस को एनालिसिस करने से आपको एक नई दवा आ गई। जो नई दवा आ गई आपकी तो वह देखना पड़ेगा कि चूंकि पहले वाला दवा अभी भी शरीर के अंदर में काम कर रहा है, ठीक है ना, शरीर के अंदर में अभी भी काम कर रहा है और ये नई दवा जो हम देने जा रहे हैं दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि नहीं है। रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए या रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि पहले वाले दवा का एक्शन को खत्म कर देना चाहिए। तो जो फॉलोवेल मेडिसिन होता है वह पहले वाले दवा का एक्शन खत्म कर देता है और जो फिर आगे अपना काम करता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि जो एक्शन खत्म हो जाए पहले वाला, जो नुकसान हुआ है उसको, और दूसरा चीज है कि मान लीजिए कोई दवा दी उसका कोई एक्शन नहीं हुआ है ना, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर नहीं हुआ तो आप जो दवा देने जा रहे हो तो उस दवा का उसके साथ में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो उसके साथ में आपको नुकसान नहीं हो। हमारा हमेशा उद्देश्य यही होता है दवा सिलेक्शन करने के लिए कि पेशेंट के वेलबींग मेंटेन रहे, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हो, आपको डैमेज कुछ और नहीं हो, फर्दर उसको नुकसान नहीं हो। इस बात को हम लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है। वो फॉलोवेल हमेशा देखिए, फॉलोवेल, कम्प्लीमेंट्री और एंटीडोटल ये तीनों बहुत मिलता जुलता शब्द है, बहुत ही मिलता जुलता शब्द है और एक दवा तीनों काम कर सकता है। एंटीडोट भी कर सकते, एक ही दवा एंटीडोट भी करेगा, फॉलोवेल भी करेगा, कम्प्लीमेंट्री भी करेगा या केवल कम्प्लीमेंट्री करेगा, है ना। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहले वाली दवा का कितना काम हुआ। अगर पहले वाले दवा का कितना काम हुआ ये बात हमको एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ना, और वह करने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमारे पहली वाली दवा का के आधार पर ये मेरी दवा जो है सो फॉलोवेल किया, है ना, अच्छा काम किया। फॉलोवेल, अगर मान लीजिए आपका कोई फॉलोअर है और वह आपके साथ में जाकर के आपको ही नुकसान पहुंचा दे तो आपका फॉलोअर तो नहीं कहलाएगा ना। फॉलोअर का मतलब होता है कि जो आपको मदद करता है, आपका साथ देता है, आपको ये करता है, हेल्प करता है। आपके शरीर में कोई दुर्घटना हुआ तो उसको मदद करता है। तो इसीलिए अगर दवा गलत हो गई तो उस पर आपने दूसरी दवा जो दिया वह आपका साथी बन करके आता है, फ्रेंड बन के आता है और पहले वाले गलत को खत्म करता है। ये फॉलोअर का काम होता है ना। फॉलोअर का काम हमेशा क्या होता है, उसका साथ देना, लाइफ का साथ देना, बॉडी को साथ देना, ये मेन उद्देश्य होता है फॉलोवेल मेडिसिन का। तो हमें हमेशा, और फॉलोवेल मेडिसिन को हम लोग जो बेस्ट फॉलोवेल मेडिसिन मानते हैं, जैसा माना गया है, वो होता है आपको टोटलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन।
कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कभी भी आपका नुकसानदायक नहीं होगा। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अच्छा दवा का सिलेक्ट कर लिया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्ट कर लिया, तो वह आपका सबसे बेस्ट साथी होता है ना। देखिए लाइफ में हम लोग फ्रेंड बहुत बनाते हैं, लेकिन एक पक्का साथी होता है, एक अच्छा साथी होता है। तो अच्छा साथी कौन होता है? जो हमेशा साथ दे, यानी हमेशा हमको फॉलो वेल करे, ठीक है ना। तो यही हम लोग का यही कॉन्सेप्ट जो है सो फॉलो वेल मेडिसिन के साथ भी लागू होता है कि उसका साथ, और साथ कौन देगा? जो आपके भावनाओं से मेल खाता हो, आपके रहन सहन से मेल खाता हो, तो यानी कि आपका डुप्लीकेट है ना, उस आदमी का डुप्लीकेट ही ना उसका फॉलोवेल होगा। तो हम लोग जो हैं सो फॉलोवेल मेडिसिन के लिए एक उस आदमी का एक ऐसा डुप्लीकेट खोजते हैं जो उसका साथी बन जाता है ना। दोनों साथ साथ रह सकते हैं और नुकसान नहीं करते हैं। तो ये फॉलोवेल का काम होता है। इस चीज को हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? फार्मेसी में हम लोग पढ़े थे बूस्ट ऑफ डोज। क्या चीज? फार्मेसी में हाँ फार्मेसी में टाइप्स ऑफ डोजेस में बूस्ट ऑफ डोज पढ़े थे हम लोग। हाँ, बूस्ट अप डोज पढ़े थे, बड़ा अच्छा पढ़े थे। हाँ बताइए। यस सर, तो वो बूस्ट अप डोज क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग बूस्ट अप डोज देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ही रहता है? आप होम्योपैथी में अच्छा है, एक बात बताइए, बूस्टअप डोज का कोई एग्जाम्पल आप दे सकती हैं? नहीं ऐसे तो। बूस्टअप डोज का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा सा खाली इतने बता दीजिए तो हम आपको समझा देंगे। बूस्टअप डोज का मीनिंग बता दीजिए। जो भी हम लोग जो राइट कर लीजिएगा इसको। माइक कटाओ मुझ से पास है। देखिए कौन है अपना? ये लड़की है सामने जो है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कह रहे थे जैसे हम लोग जो हम लोग हाँ, आप बूस्टअप डोज के लिए जो पूछ रहे थे वो बताइए। देखिए बूस्टअप का मतलब क्या होता है? बूस्टअप का हेलो, हाँ बोलिए। सर जैसे जो नेचुरल डिजीज है, हाँ उससे थोड़ा स्लाइटर हम लोग जो आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सिमिलर मेडिसिन, वो एक स्टेज पे जाके अगर हम लोग पेन मान लेते हैं कि एक नंबरिंग के बेसिस पर देखते हैं, तो अगर पेन मार्किंग करें नेचुरल डिजीज का, तो अगर कोई मेडिसिन उसको 7 पे आके रुक गया है और उसके आगे वो उसको ठीक करने में या फिर इम्प्रूव करने में काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको मेडिसिन देते हैं ताकि वो आगे उसको और वो बढ़ा सके, वो टोटली पेन पे ले जा सके, ताकि जो मेन क्योर का जो डेफिनेशन है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो बहुत उसी के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यूज होता है या फिर वो उसको कैसे लोग डिफाइन करेंगे, क्या होता है वो? बहुत अच्छा। देखिए बूस्टअप का मतलब हम लोग के साथ में जो आप फार्मेसी में पढ़ी हैं वो एक कॉन्सेप्ट है मेडिकेशंस का। हम लोग अपने होम्योपैथी के हिसाब से जब बूस्टअप की बात करते हैं तो दवा देने का मतलब ही होता है आपके वाइटल फोर्स को बूस्टअप करना, है ना। वाइटल फोर्स का जब आप बीमार होते हैं तो आपका वाइटल फोर्स जो है सो डिजीज फोर्स से सप्रेस हो जाता है या उसे कुछ नुकसान हो जाता है, तो वाइटल फोर्स में एक शक्ति का कमी हो जाता है। आप जब बूस्टअप डोज देते हैं, बूस्टअप डोज माने जब दवा देते हैं तो दवा का काम क्या होता है? दवा का काम होता है वाइटल जो कमजोर हो गया है वाइटल फोर्स उसको जाकर के जगाना, सो गया है या हेल्पलेस हो गया है तो उसको प्रोत्साहित करना। तो बूस्टअप का मतलब होता है प्रोत्साहित करना उसको। तो आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कैटेलिटिक एक्शन जानते हैं ना। कैटेलिटिक एक्शन क्या होता है? हमारा होम्योपैथिक दवा हमेशा कैटेलिटिक काम करता है, ठीक है ना। कैटेलिटिक काम करता है। कैटेलिटिक काम का मतलब ये होता है, कैटेलिटिक एक्शंस का मतलब होता है काम करना लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेना, है ना। कैटलिस्ट जो है तो हम लोग का होम्योपैथी मेडिसिन में तो मटेरियल देते नहीं है, पोटेंटाइज्ड मेडिसिन देते हैं, तो जाकर के आपको वाइटल फोर्स को बूस्टअप करता है और वह एक्शन तो, लेकिन वह दवा कौन सा बूस्टअप करेगा?
बूस्टअप कौन सा करेगा? बूस्टअप वही करेगा जो कि उसके टोटलिटी से मिलता है। अगेन वही बात आती है, घूम फिर करके जितने भी रिलेशनशिप हैं उसके अंदर में प्राइमरी फैक्टर जो है, फंडामेंटल फैक्टर है, वह है आपका टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, पोर्ट्रेट, है ना। पोर्ट्रेट ही सबसे प्रधान है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ही सबसे प्रधान है। वही बूस्टअप भी करेगा, वही आपको मदद भी करेगा, वही आपको कम्प्लीमेंट भी करेगा, ठीक है ना। बूस्टअप कैटालिटिक एक्शंस, है ना। बूस्टअप को हम लोग कहते हैं कैटालिटिक एक्शंस ऑफ द मेडिसिन। इसे अलग नहीं लेना चाहिए। पहली दवा भी आपको बूस्टअप के लिए देते हैं। पहली दवा जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन होता है वह भी बूस्टअप डोज है, और जो बाद में जो फॉलोअप के लिए देते हैं वह भी बूस्टअप है, कम्प्लीमेंट्री देते हैं वह भी बूस्टअप है, और एंटीडोटल देते हैं वह भी बूस्टअप है। एवरी टाइम यू आर यूजिंग एंड ट्राइंग टू बूस्टअप योर वाइटल प्रिंसिपल, है ना। आप उसको कैटेलाइज करने का, उसको उत्प्रेरक देने का, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, वाइटल फोर्स को जगाने के लिए आप व्यवस्था करते हो। यही उसका मेन ये कारण है कि बूस्टअप डोज का हम लोग वर्ड वहाँ पर यूज किया गया। देखिए, फार्मेसी जब आप जनरल पढ़ते हो तो उसमें फार्मेसी के समय में फार्माकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको दवा को समझाने के लिए बताया गया कि कुछ दवा ऐसे होते हैं जो बूस्टअप है। जैसे आप टॉनिक खाते हो, टॉनिक का क्या मतलब होता है? टॉनिक आपके लाइफ को, बॉडी को, वाइटलिटी को बूस्टअप करता है ना, उसको बढ़ाता है, तो उसी को बूस्टअप डोज कहा जाता है। और कोई दवा ऐसे देते हैं जो कि आपके टॉनिक, आपके एनर्जी को डिप्रेस करता है, तो उसको डिप्रेसिव डोज कहते हैं, है ना। हम लोग के यहाँ जब कोई मेंटल केसेस आते हैं तो खास करके एलोपैथी में मेंटल केसेस को हम लोग क्या करते हैं, मेंटल केसेस एलोपैथी को लोग या तो डिप्रेसिव डोज देते हैं, है ना। वहाँ पर डिप्रेसिव है, वहाँ पर बूस्टअप डोज नहीं दे रहे हैं, उसको डिप्रेस कर रहे हैं, है ना। या नहीं तो जो डिप्रेशन में पेशेंट आया है उसको बूस्टअप डोज दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट है बूस्टअप का ऑपोजिट क्या हो गया? डिप्रेस करना, है ना, डिप्रेस। तो एलोपैथिक कॉन्सेप्ट है बूस्टअप और डिप्रेशन। हमारा होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, और वही आपको बूस्टअप भी करेगा, वही आपको ये नीचे भी ये लाएगा। क्लियर है? और मियाज़मेटिक रिलेशनशिप में आप बताए थे कि मियाज़मेटिक ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, और इंटरकरेंट मेडिसिन में भी आपने यही बोला था कि टू रिमूव बैरियर एंड ऑब्स्ट्रक्शन मोस्टली नोसिव कर दो। तो फिर इन दोनों में कंपैरिजन थोड़ा कर दीजिए, मियाज़मेटिक ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए और मतलब इंटरकरेंट मेडिसिन और बहुत बढ़िया, आपका सवाल मुझे क्लियर है। यू वांट टू से दैट कि मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शंस क्या हुआ और इंटरकरेंट प्रिस्क्रिप्शंस क्या हुआ, ये ना। इंटरकरेंट प्रिस्क्रिप्शंस का तब जरूरत पड़ता है, इंटरकरेंट प्रिस्क्रिप्शंस का तब होता है जब आप ये रियलाइज करती हैं कि पहला मेडिसिन जो है तो हमारा मियाज़मेटिक मेडिसिन नहीं था, मियाज़मेटिक अंडरस्टैंडिंग, मियाज़मेटिक हमने कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अगर आप पहली ही बार में मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है, उस दवा में मियाज़म को कवर कर लेता है, आपके टोटलिटी में मियाज़म कवर हो जाता है, तो इंटरकरेंट मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने नहीं कवर कर, मान लीजिए कि आपने दवा सिलेक्ट कर लिया पल्सेट्ला, ठीक है, पल्सेट्ला आपका वेल सिलेक्टेड मेडिसिन है, सारे टोटलिटी को कवर कर रहा है, लेकिन वो लाभ भी करता है, फिर आपको रिलैप्स कर जाता है, लाभ करता है, फिर रिलैप्स कर जाता है, ठीक है ना। जब रिलैप्स कर जाता है तो क्या होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टैकल है, कहीं ना कहीं तो बाधा है जिसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो उस बाधा को दूर करने के लिए आप जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको इंटरकरेंट मेडिसिन कहते हैं, और यह इंटरकरेंट मेडिसिन का आधार यह होता है कि या तो वह मियाज़मेटिक होगा, या तो वह मियाज़मेटिक नेचर का होगा, या नहीं तो जो बाधा वहाँ पर है उसको दूर करने में वह सहायक होगा। जैसे बाधा बहुत तरह से हो सकते हैं। एक इंटरनल बाधा होगा, आपका पेशेंट दवा ही नहीं रिसीव करना चाहता होगा इसलिए कि उसका मियाज़म उस पर डोमिनेट कर रहा है, या नहीं तो कोई आपके शरीर में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो गया है फिजिकल इंजुरी के कारण या मेंटल इंजुरी के कारण। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को सदमा लगा था बहुत, और उसके बाद से ये प्रॉब्लम, तो जब तक वो सदमा का इफेक्ट नहीं खत्म होता है तो वो सदमा को हटाने के लिए आपको इंटरकरेंट करना पड़ेगा।
है ना, मार्जिन को हटाने के लिए इंटर करेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पहली बार में इसको नहीं कंसिडर किया तो, अगर पहले बार में आप इसको नहीं समझ पाए तो आपको यह काम करना पड़ता है। यही व्यवस्था है आपको इंटर करेंट मेडिसिन के लिए। इंटर करेंट मेडिसिन हमेशा जरूरत नहीं है, यह हम लोगों के कमजोरी के कारण, जब हम लोग सही ढंग से दवा का चुनाव नहीं कर पाते हैं, उस समय में हमें इंटर करेंट मेडिसिन का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है। And now time is getting up, only 5 minutes left. हम लोगों का जो वीडियो कॉल मीटिंग का समय है। अगर और बहुत सारे सवाल हैं, कितने लोगों के पास में सवाल हैं, तो हम लोग इसको एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे अगले मीटिंग में, और अदरवाइज हम लोग अगला मीटिंग में अलग दूसरा टॉपिक टेकअप करेंगे। यस, और कोई? और कोई? आपको सही, आपको समझ गई है जो हमने बताया? यू आर क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? घबराने का जरूरत नहीं है। प्रश्न अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा, मैं बहुत ओपन हूँ। हाँ, ये बोलिए। यस सर, हाँ बोलिए। आप बताते क्लोजली रिलेटेड रेमेडी और एक कोलैटरल रेमेडी, जिसमें क्या होता है कि सिम्टम्स क्लोज है, अगर मतलब कि सर उस दोनों में डिफरेंस जानना था। क्या जानना था? लाइकोपोडियम हो गया तो ये क्लोजली रिलेटेड है, और कोलैटरल में तो आप बताए थे कि सिम्टम्स अगर एक जैसा 10 सिम्टम अगर लिए, हाँ। तो 2 मेडिसिन अगर उसमें से निकला तो वो कोलैटरल रेमेडी होगा, पैरेलल होगा। देखिए पैरेलल मेडिसिन, हाँ 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 बोलिए। इसमें कैसे समझेंगे कि वो क्लोज, मतलब क्लोजली की मतलब तो यही होता है ना सर कि सिम्टम्स उसका। देखिए मीनिंग तो सबका करीब करीब बराबर है। देखिए क्लोजली रिलेटेड मतलब कि एक नहीं दो, है ना, चाहे आपका पैरेलल हो वह भी दो, क्लोजली रिलेटेड हो वह भी दो, सिम्बायोटिक भी वही दो। सिम्बायोटिक मीनिंग यही है, सेंस है खाली कि सिम्बायोटिक साथ साथ में अगर पहले से दवा का पूरा एक्शन खत्म नहीं हुआ, दवा का एक्शन खत्म नहीं हुआ तो ये दीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिम्बायोटिक इस कॉन्सेप्ट पर देते हैं। लेकिन जब हम पैरेलल मेडिसिन यूज करते हैं, कोलैटरल यूज करते हैं, तो कोलैटरल में हमको देखना पड़ता है कि कोलैटरल में बहुत ही कम भिन्नता होता है, बहुत कम भिन्नता होता है, पूरा भिन्नता नहीं होता है, 1-2 पॉइंट पर खाली अलग होगा। जैसे एक सोर्स से जो मेडिसिन बना है, जैसे हीपर सल्फ और कैलकेरिया सल्फ, आप हीपर सल्फ और कैलकेरिया सल्फ को देखिएगा, दोनों तो एक ही चीज है ना, कैल्शियम सल्फेट है कैलकेरिया सल्फ, और हीपर सल्फ भी है। जब दोनों एक ही चीज से बना हुआ है तो दोनों में कितनी सिमिलरिटी होगी, लेकिन किस पॉइंट पर दोनों दो दवा है। सिम्टोमेटोलॉजी में चले जाइए, आपको देखिएगा कि दोनों में कहीं ना कहीं पर भिन्नता है। जहां पर हम हाइपर सेंसिटिवनेस आ जाता है तो हम लोग हीपर सल्फ लेते हैं। सेंसिटिविटी एक ही पॉइंट है, हाइपर सेंसिटिव में हीपर सल्फ लेंगे। अगर हाइपर सेंसिटिविटी वही सिचुएशन है लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है तो हम लोग कैलकेरिया सल्फ लेंगे। ठीक है ना, ये चीज को दिमाग में रख करके है। तीनों कॉन्सेप्ट एक है, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशंस जो है सो थोड़ा थोड़ा अलग है। सो नाउ इट इज अप टाइम, और अब हमको लगता है कि अगला सवाल अभी नहीं आप इंटरटेन हो पाएगा, केवल 3 मिनट बचा हुआ है और रिप्लाई शायद नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इस आज क्या आप जो पीडीएफ आप यूज कर रहे थे स्क्रीन शेयरिंग में, जो ट्रायो का था, हाँ हाँ तो क्या हम लोग को प्रोवाइड हो सकता है? तो बहुत बेनिफिशियल होता है उसको समझने में। ट्रायो मेडिसिन वो आपको कंपैरेटिव स्टडी के लिए फायदा होता है। ट्रायो है मेडिसिन, हमने आपको लिस्ट दिया था, ट्रायो मेडिसिन, क्वाड्रेट मेडिसिन। आप चाहेंगे तो मैं इसको आपको लिस्ट को दे सकता हूँ, ट्रायो मेडिसिन का लिस्ट, क्वाड्रेट मेडिसिन। अगर दे देते तो सर उसको याद करते हैं। तो वो कैसे 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 भेजा जा सकता है ये बता दीजिए, तब वो हम भेज सकते हैं। मैं आप मेल मुझे करो, मेरे को मेल करें तो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, जो जिनको चाहिए वो हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से भेज दूंगा। ये सब बड़ा अच्छा है आपके। देखिए जितना ये सब को रखिएगा ना, ये सब इतना कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, खाली एक ही दिमाग में रखिए, मेरा लक्ष्य एक है
लक्ष्य क्या है? टोटलिटी। अगर टोटलिटी के सिवा में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस टोटलिटी तक पहुंचने का ये सारा रास्ता है। इन सारे रास्ता को हमको क्लियर करने के लिए हम लोग क्वाड्रेट पढ़ते हैं, कॉग्नेट पढ़ते हैं, हम लोग सिम्बायोटिक पढ़ रहे हैं। ये सब खाली हमारा बस एक सपोर्टिव नॉलेज है, सपोर्टिव नॉलेज है। लेकिन पहला नॉलेज क्या है हमारा? टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। अगर ये इसको दिमाग में रखिएगा तो आप होम्योपैथी के पर होम्योपैथिक एप्लीकेशन आपका कहलाएगा। तो एनीवन जिनको जरूरत हो, यू कैन शेयर मी विथ ऑन द व्हाट्सएप फॉर एनी क्वेश्चंस। आप लिख के भेज देना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का लेट हो सकता है। यस, हाँ बोलिए, आपका अंकित जी। हाँ बोलिए अंकित जी, आप बोल रहे थे कुछ, लेकिन अब